रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, अब कुछ एक क्वेश्चंस उसी में फिर आगे करते हैं। बातें देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड गार्गी इफ नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। अब देखो इसमें क्या है, अलाइक लेटर्स कौन कौन से हो गए, जी जी और ई ई, और इसके साथ बचा हुआ कौन है, ए और आर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तुरंत वही दो इवेंट्स मान लेते हैं, एक E1 की और एक E2 ई ई आर टुगेदर। ठीक है ना। और अपने से पूछा क्या है, तो एन E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, टोटल का मतलब यहाँ कितना हो गया, अब सीधा मैं लिखता हूँ आंसर, है ना। टोटल का मतलब क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस। अब यूनियन का फॉर्मूला खोलते हैं, तो NE1 का मतलब आपने GG को रस्सी से बांधा, तो GG को रस्सी से बांधा तो ऑब्जेक्ट हो गए 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना। देखो ना, अगर हम GG को रस्सी से बांध दें और हो गया E E A R, NE1 हो गया। ऐसे ही NE2 हो जाएगा, सेम चीज़ 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना। और माइनस दोनों, तो अगर हम G G और E E दोनों को रस्सी से बांध लें तो ये सिंपल हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है। जैसे कहा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इसको ऊपर ही खींच लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मुनमुन कैन बी अरेंज सो दैट नो टू अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या हो गया, M M N N और U U। ठीक है। अब यहां एक इवेंट मान लेते हैं E1, MM रस्सी से बंधा हुआ है। एक इवेंट मान लेते हैं E2, NN रस्सी से बंधा हुआ है। एक इवेंट E3 UU, है ना। तो हमें जो चाहिए वो क्या है, N E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश इंटरसेक्शन E3 डैश। क्या हो जाएगा टोटल। अब टोटल का मतलब हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना। और अब इसमें से घटाते हैं, तो यूनियन घटा रहे, तो यूनियन का मतलब क्या हो गया, टेकन सिंगल का सम, है ना। तो टेकन सिंगल का सम, तो जब इसको रस्सी से बांधा, इधर देखो यहाँ पे इसको ऐसा लिखते हैं, देखो इसमें अगर देखो हम M M को रस्सी से बांधेंगे तो N N U U, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कितनी बार आएगा ये, 3 बार। फिर माइनस टेकन ट्वाइस, तो टेकन ट्वाइस का मतलब आपने M M कोई दो को रस्सी से बांध लिया है, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये भी कितनी बार, 3 बार। और उसके साथ प्लस तीनों को रस्सी से बांध दिया, मतलब M 3 फैक्टोरियल सीधा हो जाएगा, M M N N और U U, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जो भी होगा आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब देखो, मतलब जैसे ही फीलिंग आए, और नाइदर नॉर, एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2, है ना। तो इसमें तुरंत आपको ऐसे मतलब इवेंट सोच लेने हैं और फिर देखना है पूछ क्या रहा है। और इसमें मेनली हम अपने को ध्यान क्या रखना होता है, डैश पूछता है, डील हम उसको बिना डैश के करेंगे, समझ गए। अब इसमें ये कह सकता था कि ये जो अलाइक लेटर्स हैं उनमें से एग्जैक्टली एक ही अलाइक लेटर साथ रहे, तो वो फंडा था ही अपने पास, या एग्जैक्टली 2 अलाइक लेटर साथ रहे, तुरंत। अच्छा, वो याद भी रखने की जरूरत नहीं, तुरंत वेन डायग्राम बनाओ, डिराइव कर लो। ठीक है ना, याद रख पा रहे हैं तो अच्छी बात है। अब देखो इसमें क्या है,
अब इसी का एक एप्लीकेशन होता है डी अरेंजमेंट, इंक्लूजन एक्सक्लूजन का ही एक एप्लीकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं डी अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे चलो ये क्वेश्चन अपनी जगह है, डी अरेंजमेंट को पहले हम फील करते हैं, ठीक है ना। अब मान लो ऐसा है कि आप 6 लोग हो, है ना, और ये अज्यूम कर लेते हैं कि 6 के पास अलग अलग पेन है, डिफरेंट पेन्स है, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, आप 6 का पेन ले लिया, ठीक है ना, मेरे हाथ में 6 पेन है और मैं आप 6 को एक एक देना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैंने कुछ नहीं बोला है तो 6 फैक्टोरियल रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आप 6 को जो मैं पेन देना चाह रहा हूँ उसमें किसी को भी खुद का पेन ना मिले, none of them receives their own pen, ठीक है ना। तो मैं 6 को एक एक दूं और ऐसे दूं कि किसी को भी खुद का पेन ना मिले, इसी बात को हम कहते हैं डी अरेंजमेंट, है ना। तो इनिशियली हम इसको थोड़ा हल्के में लेते हैं, है ना। सबसे पहला माइंड में क्या आता है कि ठीक है, टोटल में से जो अनवांटेड होगा उसको हटा देते हैं, है ना। तो ये अनवांटेड तो बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो जब इसको सही से समझेंगे तो समझ आया कि नहीं, ऐसे तो सोचना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है ना। अब देखो, इसको हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन के हवाले कर देंगे, ठीक है ना। तो यही बात यहां इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में है कि कह रहा है देयर आर 4 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड 4 बॉक्सेस ऑफ कलर्स सेम एज दोज ऑफ द बॉल्स, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज द बॉल्स कुड बी प्लेस्ड सच दैट, जैसे मान लो हम यहां पर एक काम करते हैं, ये अपने पास बॉल्स हैं, ठीक है ना। कितने बॉल्स हो गए? 4। अब इन पे मान लो कलर का मतलब नंबर लिख दिया, 1 2 3 4 मीन्स कलर, ठीक है ना। और इन्हीं नंबर के हम बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। वन 2 3 4। अब क्या कह रहा है कि देयर आर 4 balls of different colors and 4 boxes of color same as those of the balls, ठीक है ना। Find the number of ways the balls, one in each box, could be placed such that no ball is placed in its own color box, ठीक है। तो अब देखो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पर मान लेते हैं एक इवेंट इवन, है ना, कि 1 goes to 1, ठीक है। 1 goes to 1। एक काम करते रुको, ठीक है। एक इवेंट मान लेते हैं 1 goes to 1, 1 goes to 1। E2 मान लेते हैं 2 goes to 2। E3 मान लेते हैं 3 goes to 3। और E4 मान लेते हैं 4 goes to 4, ठीक है। अब अगर आप देखो तो हमें जो चाहिए वो क्या है, हमें चाहिए N E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश इंटरसेक्शन E3 डैश इंटरसेक्शन E4 डैश, ठीक है। क्या ना 1 अप ना 1 1 पे जाए, ना 2 2 पे जाए, ना ही 3 3 पे जाए, ना ही 4 4 पे जाए, ठीक है। अब हम इसका जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, इट इज
टोटल माइनस और NE1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4। अब टोटल मतलब 4 फैक्टर और माइनस इसको अब हम लिख लेते हैं क्या, सिग्मा NE1 माइनस सिग्मा NE1 इंटरसेक्शन E2 प्लस सिग्मा NE1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 और माइनस NE1 E2 E3 E4। ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला लिख लिया। अब NE1 का मतलब क्या कर रहे हो, 1 को 1 पे भेज दे रहे हो, बाकी 3 से कोई लेना देना N, तो वो 3 फैक्टोरियल से रोटेट होंगे। ठीक है ना। तो आप यहां पर जब इसको लिख रहे हो तो 4 फैक्टोरियल और माइनस, अब नहीं रुको, तो पहले ये सोचना होगा कि टेकन सिंगल कितनी बार, नहीं तो आप 4 बोल रहे हो, मैं इसको 4C1 बोल रहा हूं। ठीक है ना। एक एक का जोड़ कितनी बार आएगा, 4C1 टाइम्स आएगा, और हर बार वैल्यू कितनी होगी 3 फैक्टर, फिर माइनस, अब 2 कितनी बार आएगा 4C2 टाइम्स, और हर बार अब जैसे E1 इंटरसेक्शन E2 चाहिए तो 1 को 1 पे भेज दिया, 2 को 2 पे भेज दिया, और बाकी 2 फैक्टर, तो इनटू 2 फैक्टर, फिर प्लस टेकन थ्राइस का मतलब 4C2। ठीक है। और फिर 1 फैक्टोरियल है ना, और यहां से माइनस 4C4। ठीक है। अच्छा एक और बात, कल मैं आपको कह रहा था, वापस बोल रहा हूं कि अब जब हम होशियारी करते हैं क्या करते हैं, इसके अंदर घुसने लग जाते हैं कि अरे सर ये दोनों तो सेम ही बातें कर रहा है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे है ना, कर रहा है ना, सेम बात करने दो, आपको क्या पड़ी है ना। आप दिमाग किस में लगा रहे हो, हाउ टू कैलकुलेट दीज वैल्यूज, है ना। जैसे ही आप इसमें दिमाग लगाने लगे कि इनका सेंस क्या है, तुरंत कचरा हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जिस वक्त हमने यहां पे ये फॉर्मूला लिख दिया, अब वहां सेंस क्या बन रहा है उससे वी आर नॉट कंसर्न, वी आर ओनली कंसर्न कि किस केस में कैलकुलेशन क्या। ठीक है ना, ये बार बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना है ना। अब देखो यहां से हम एक फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से ये क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल माइनस ये आ गया अपने पास क्या, 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल कट गया। एक पैटर्न निकाल रहे हैं, यहां 4 फैक्टोरियल बाई माइनस प्लस आ चुका है फॉर्मूला। क्या आया फॉर्मूला, 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस, समझे क्या। और अब हमें पता है कि कितनी चीज़ों का रीअरेंजमेंट कैसे होगा, मतलब n चीज़ों का अगर रीअरेंजमेंट है तो n फैक्टोरियल से स्टार्ट लेंगे, 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल, अप टू कहाँ तक 1 बाई n फैक्टोरियल। और n इवन है कि ऑड है, इससे ये डिसाइड होगा कि लास्ट वाला साइन क्या होगा। ठीक है ना। तो अब जैसे ही हम ये बात समझ गए है ना, तो एक तो मैं ये जो भी वैल्यू आएगी है ना, जरा देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। ये अपने पास आ गई कितनी, 4 फैक्टोरियल दोगे तो ये हो गया 20, पहले ऊपर फर्स्ट के 2 तो हमेशा कट जाएंगे, फर्स्ट के 2 तो कट जाएंगे, तो यहाँ थर्ड से स्टार्ट करो, तो ये हो गया 12 माइनस 4 प्लस 1, कितना हो गया 9। अब इसको मैं एक नोटेशन दिया करूंगा D4, D4 मतलब 4 चीजों का डी अरेंज। ठीक है ना। तो ये जरा सोच के देखो, थोड़ा हम इसके अंदर घुसते हैं D4 के। ठीक है ना, है ना, या रुको अभी ये बात समझ आ गई सबको, है ना। तो देखो अब सबसे पहले तो यहां पर DN मैंने लिखा हुआ है, DN लिखा हुआ है ना। और अब यहां पर आपको अभी के अभी कुछ वैल्यूज लर्न करनी है, वो सब कैलकुलेट करके लिखा हुआ है।
D2 होगा 1, D3 होगा 2, D4 होगा 9, D5 होगा 44, D6 होगा 265। तो यहाँ तक की वैल्यूज तो हम लर्न रखते हैं, है ना। तो 1 और 2 तो लर्न रहता है। सोचो ना, 2 चीज़ों का रीअरेंजमेंट तो एक ही तरीका होगा, 3 चीज़ों का भी 2 ही तरीका होगा, ये तो दिखता है। यहाँ के बाद कैलकुलेशन आता है। तो ऐसे मैं याद रखता हूँ 2, 9, 44, 265। एक बार रटिए 2, 9, 44, 265, ठीक है ना। 2, 9, 44, 265 ये लर्न रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर जैसे अब देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है देयर आर 5 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड 5 boxes ऑफ कलर सेम एज दोज ऑफ द बॉल्स। एक काम करते हैं, यहीं से डेटा उठा लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, देयर आर 5 balls क्या कह रहे हैं, देयर आर 5 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड 5 boxes ऑफ कलर्स सेम एज दोज ऑफ द बॉल्स। ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ वेज द बॉल्स कुड बी प्लेस्ड सच दैट एट लीस्ट 2 of them आर प्लेस्ड इन अदर कलर बॉक्स। मतलब कम से कम 2 तो गलत में जाए, कम से कम 2 गलत में जाए, ठीक है ना। तो अब आपको इसकी फीलिंग क्या आ रही है पता है, कि 2 गलत में जाए या 3 गलत में जाए या 4 गलत में जाए या 5 गलत में जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली 2 गलत में जाए मतलब 3 सही में जाए, है ना। तो अब देखो इसको क्या करते हैं, 5C3 से 3 को चुना, उसको सही में भेज दिया और बाकी 2 को गलत में, ठीक है। फिर 3 गलत में जाए मतलब 2 सही में जाए, तो हम 5C2 से किसी भी 2 को चुनते हैं, 5C2 से किसी भी 2 को चुनते हैं और सही में भेज देते हैं, है ना। तो बाकी 3 गलत में जाएंगे, यानी कि D3 बोलो, ठीक है। फिर 4 गलत में जाए, है ना, 4 गलत में जाए तो 5C1 से किसी एक को चुन के सही में भेज दिया, है ना, और इंटू D4, ठीक है, सॉरी इंटू 1 इंटू D4, सॉरी इंटू 1 इंटू D4 एंड फाइनली D5। यहां तो चुनने की बात नहीं, 5 गलत में, है ना। तो अब जरा देखो तो यहां से क्या आया, 5C3 मतलब हो गया 10 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 9 प्लस 44, ठीक है ना। तो ये हो गया 20, 10, 30, है ना, और ये हो गया 45, 90, 89, ठीक है ना। तो 20, 10, 30 और 89 कितना हो गया, 119, ठीक है। अब जरा देखो तो कि टोटल वेज क्या आते, 5 फैक्टर, है ना। टोटल वेज क्या आते, उसमें से एक ही तरीका तो अनवांटेड था, क्या, कौन सा, जब सब सही में जाते। तो जैसे ही सारे सही वाले हटाओगे, है ना, तो उसमें अगर एक को गलत भेजो तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली गलत जाएगा, है ना। तो ये हम क्या किया, रीअरेंजमेंट के अंदर घुस गए और सब बातें समझ ली कि वो 5 फैक्टोरियल कैसे कैसे रीअरेंजमेंट को शामिल करता है। कितने लोगों को एकदम सुपर क्लैरिटी, बढ़िया, ठीक है ना। तो अच्छा, अब समझदारी है तो हम वो क्यों करेंगे, हम सीधा ये करेंगे नहीं। तो यहां पर ये हुआ फर्स्ट मेथड और ये हुआ सेकंड मेथड। अभी देखो 2-3 चीजों के बाद एकदम मस्त क्लैरिटी आ जाएगी। ये हो गया, एक तो ये क्वेश्चन देखे। अब देखो कह रहा है 6 टिकट्स है, 1 2 3 4 5 6, है ना, और ये 6 टिकट्स हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 और इसी नंबर के बॉक्सेस भी हैं, है ना। और क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज दीज टिकट्स
कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्सेस, one in each box, such that none of them goes in its own numbered box. ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये क्या हुआ, इट इज एज सिंपल एज, एंड आंसर इज 265. इसमें कुछ करने की जरूरत है ही. ठीक है, अब क्या कह रहा है इस बार कि भाई in how many ways these tickets can be placed in the boxes such that none of them goes in its own numbered box, है ना, and ticket numbered 1 goes in box 2. रुको, ticket number 1 goes in box 2. देखो तो यहां पर बातें देखो तो अब इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो 1 है इसको आप 2 में भेज दो, ये जो 1 है इसको आप 2 में भेज दो. ठीक है ना, तो कितने तरीके से अब ये रीअरेंज होगी, है ना. तो अब देखो इसको 2 मेथड से करते हैं. पहला मेथड कि ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पर देखो ऑलरेडी 1 किस में जा चुका है, 2 में, तो खाली कौन है 1. तो एक बार को हम 1 को ही 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस मान लेते हैं. 1 को ही 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस, अरे ध्यान दो, मान लेते हैं, है ना. तो मान लेंगे, फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं. तो ये हो गया अपने पास D5. ठीक है ना. तो इसमें हुआ क्या, 3 3 पर नहीं जा रहा, 4 4 पर नहीं जा रहा, 5 5 पर नहीं जा रहा, 6 6 पर नहीं जा रहा, है ना, और 2 1 पे नहीं जा रहा. बट 2 1 पे जाएगा तो सही, 2 1 पे जाएगा तो सही. तो अब इसमें बचा क्या जरा सोचो तो, वो वाला तरीका जब कि 2 1 पे गया, है ना, और ये पांचों, ये चारों डीअरेंज हो रहे, ये चारों डीअरेंज हो रहा, है ना. तो एक तो हमने D5 लगा दिया जिसमें न 2 1 पे गया, न 3 3 पर, न 4 4 पर, न 5 5 पर, न 6 6 पर. और अब हमने क्या करा, वो तरीके गिन लिए जब 2 1 पे गया और बाकी 4 चीजें वापस डीअरेंज हो रही, है ना. तो आपको D5 प्लस D4 मिल गया, है ना. मतलब कितना आ गया, 44 प्लस 9 इक्वल्स टू 53. अब सेकेंड मेथड देखो, जो आप 6 चीजों का डीअरेंजमेंट कर रहे हो, है ना, उसमें आप 1 को 2 पर जितने तरीके से भेज पा रहे हो, ठीक है ना, उतने ही तरीके से तो वो 3 पर भी जाएगा. चलो एक काम करते हैं, मैं अगर आपको यहां क्वेश्चन कहता, फर्स्ट मेथड को सोचो, मैं अगर आपको यहां क्वेश्चन कहता कि नहीं फर्स्ट जाए 3rd पर, तो आंसर बताओ, क्या फर्क पड़ता, सेम कैलकुलेशन होता. बोलो, मैं बोलता फर्स्ट जाए 4th पर, सेम कैलकुलेशन होता. फर्स्ट जाए 5th पर, फर्स्ट जाए 6th पर. तो बेसिकली इन द डीअरेंजमेंट D6, बहुत यूजफुल चीज है, सुनना, इन द डीअरेंजमेंट D6 1 का 2 पर जाना, 1 का 3 पर जाना, 1 का 4 पर जाना, 1 का 5 पर जाना, 1 का 6 पर जाना, ऑल आर इक्वली लाइकली. कितने लोग सुपर क्लियर, है ना. मतलब जितने तरीके से डेटा ही तो बदला ना, तो डीअरेंजमेंट में जितने तरीके से 1 2 पे जा रहा है उतने ही तरीकों से 3 पर भी जाएगा, उतने ही तरीकों से 4 पर भी जाएगा, है ना. तो अगर आप बात समझे तो इसका फार बेटर मेथड अपने पास आ गया D6/5. ठीक है,
तो ये यहाँ पे आके हमने रीअरेंजमेंट सीखा, है ना। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, अब जैसे मैंने कहा ना कि एक क्लास लूंगा जिसमें वो सब चीज़ें बताऊंगा, वहाँ इसके भी एक दो अच्छे एप्लीकेशन होंगे, ठीक है ना। लास्ट वाली क्लास एक बार पूरी मैच्योरिटी आ जाए तब, उसमें कई सारी मिक्स चीज़ें प्लान है, ठीक है ना। तो एक बार को तो इसको अच्छे से समझ लें, है ना। अच्छा, जेई इससे बाहर नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें और देखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें देखो 2-3 पंच लाइन्स है। एक तो मैं जो D5 के अंदर घुसा, ये वाला, इसकी अच्छी क्लैरिटी चाहिए, तब इसके अंदर का कुछ भी पूछेगा आप सही जवाब दोगे। दूसरा, ये इक्वली लाइकली वाली बात, है ना। तो यहां के बाद अपने डी अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब यहां से अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कह रहा है 8 चीजें ऐसे लाइन में रखी हैं, 8 अलग चीजें ऐसे लाइन में रखी हैं, है ना। और मैं कहूं कि इसमें से आप 3 कॉन्सेक्यूटिव चीजें कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो। 3 कॉन्सेक्यूटिव चीजें कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो। तो जरा देखो तो, एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4, 5 और 6, ठीक है ना। अब मान लो यही बात मैं 100 चीजों के लिए कह दूं, और बोलो कि 100 में 11 लगातार चीजें चुन के देखो कितने तरीके से, तो ऐसे लिख के थोड़ा करोगे, सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। तो देखो वो सिस्टमेटिक तरीका जो यहां अपना आ रहा है, इट इज 8 - 3 + 1। कितने लोग एक बार में बात समझते हैं? ठीक है, नहीं समझे? अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, अपना ये गोला बनाने का प्रोसेस कब रुका? जब लास्ट 3 बचे, है ना। तो उस गोला बनाने के प्रोसेस में देखो तो हर गोला का फर्स्ट एलिमेंट गिनो, तो हर बार एक एक इधर से छूटता जाएगा। तो आपने 8 - 3 का मतलब क्या किया? लास्ट गोले को छोड़ के सब गोला गिन लिया। अभी भी नहीं समझे? 8 - 3 से आपने क्या किया? लास्ट गोले को छोड़ के सारा गोला गिन लिया। आप फील क्या कर रहे हो? हर गोले का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है ना। तो छूटा कौन? जस्ट लास्ट वाला गोल, ठीक है। तो वहां से उसको हमने +1 कर दिया। जो समझ गए ठीक है, नहीं तो इसको फॉर्मूले की तरह ध्यान में रखिए। देखो यहां लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर कॉन्सेक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स प्लेस्ड लीनियरली, इट विल बी n - r+1। अब ये लर्न रखने की चीज है, ठीक है। अब सेम कहानी फॉर सर्कुलर सेटअप, कि अगर, अच्छा लीनियर और सर्कुलर का फर्क क्या सिखाया है? एक में एंड पॉइंट दिखता है, एक में एंड पॉइंट नहीं दिखता, ठीक है ना। तो अगर यही 8 चीजें सर्कुलरली रखी हैं और आपको 3 लगातार चीजें सेलेक्ट करनी है, तो जरा देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, अगर यह लीनियर होता तो ये प्रोसेस रुक जाता, लेकिन सर्कुलर होने की वजह से ये प्रोसेस जारी रहा। तो यहां पे फील करो, पीछे से अगर एक एक को गिनते जाओ तो सारे यूज हुए। मतलब यहां मैटर ही नहीं करता कि आप 3 ले रहे हो कि 4 ले रहे हो कि 5 ले रहे हो, है ना। आएंगे ऑलवेज जितनी संख्या है। मतलब आपको यहां पर नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर कॉन्सेक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स प्लेस्ड सर्कुलरली, इट इज n डिफरेंट थिंग्स प्लेस्ड सर्कुलरली, इट इज n, है ना। अब ये हुआ टूल, ठीक है। अब ये टूल थोड़ा ट्रिकी तरीके से इस्तेमाल होता है ना। देखना कैसे कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 20 persons इंक्लूडिंग A and B can be, नींद मत काट, can be arranged in a row such that between A and B there are exactly 5 persons always, ठीक है। मतलब हम कितने तरीके से 20 लोगों को लीनियरली अरेंज करें सच दैट उन 20 लोगों में 2 पर्टिकुलर लोग हैं A और B, उन दोनों के बीच हमेशा 5 लोग खड़े हों, है ना। तो अब देखो कहीं से इसने
जो अभी सिखाया उसका हिंट नहीं दिया, है ना। अब हमने इसको सोचा क्या कि जब ऐसी 20 प्लेसेस हैं, है ना, जब ऐसे 20 प्लेसेस हैं, तो मुझे अगर ए और बी को ऐसे बिठाना है कि बीच में 5 लोग हमेशा रहें, तो हमें, मान लो हम यहां पर ए को बिठाते हैं, तो हमें बीच में 1 2 3 4 5 सीट खाली छोड़ के फिर बी को बिठाना। तो आपको यहां से फील हो रहा है कि ऐसे 7 लगातार सीट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हमने क्या करा, 20 सीट्स में से 7 कॉन्सेक्यूटिव सीट्स को चुन लिया। 7 कॉन्सेक्यूटिव सीट्स, कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस, ठीक है। और अब उनके किनारों पर ए और बी रोटेट होंगे। कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल से। और प्लेसेस कितनी बची? 18, जिनमें 5 बीच में, ठीक है। अब यहाँ एक घटिया अप्रोच कि हम ग्रुपिंग की ओर चले गए, है ना, कि पहले एक काम करते हैं, 5 अलग से चाहिए जो बीच में जाएगा। ऐसा नहीं है, वो एक आपको सिखाया था ना उस दिन, मतलब कि गलत इस्तेमाल ना करो, ठीक है ना। नाउ इट इज़ एज सिंपल एज कि 2 सीट्स यूज़ हो चुके हैं और 18 सीट्स हैं और 18 लोग हैं। आप यहाँ पे क्या करोगे, सीधा दिस विल बी द आंसर, ठीक है। मैंने कहा देयर आर 12 गेस्ट इन अ डिनर पार्टी, सपोज दैट मास्टर एंड मिस्ट्रेस ऑक्यूपाई फिक्स्ड सीट्स opposite to each other. In how many ways these 12 guests can be arranged if 2 specified guests are not together? अब देखो यहाँ सीन क्या है कि जो होस्ट है हस्बैंड वाइफ, वो आमने सामने बैठे हैं, ठीक है ना, और गेस्ट है 12, और गेस्ट है 12, और आमने सामने बैठा होने का मतलब हम क्या कहेंगे, 6 सीट इधर और 6 ही सीट इधर, ठीक है ना। और इन 12 प्लेसेस पर आके ये गेस्ट बैठेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि नहीं, जो 2 स्पेसिफाइड गेस्ट है, मान लो ए और बी, ये साथ नहीं बैठे, ठीक है ना। तो अब देखो, अच्छा 2 लोग साथ नहीं बैठे, क्या बेस्ट होता है? टोटल में से 7 बैठे को हटाओ, टोटल में से 7 बैठे को हटाओ, ठीक है ना। तो टोटल तो यहां क्या दिख रहा है, प्लेसेस कितने? 12, लोग कितने? 6 का ग्रुप बनाए क्या? नॉट रिक्वायर्ड। ये बार बार मैं बोलता हूं कि गलत थॉट ना है, ठीक है ना। 6 के ग्रुप की जरूरत नहीं, हो तो 12 सीट है ना, 12 पे 12 लोग बैठेंगे। कितने तरीकों से? 12 फैक्टोरियल। अब माइनस वो तरीके जब ए बी साथ हों, तो ए बी साथ हो तो क्या करोगे, रस्सी से बांध दोगे, बांधोगे, तो रस्सी से बांध दोगे तो एक सीट पर बिठाओगे कैसे? रस्सी से बांधना इज नॉट अलाउड, ठीक है, रस्सी से बांधना इज नॉट अलाउड, है ना। तो हम यहां लोगों को रस्सी से नहीं बांधेंगे, सीट्स सोचो, है ना। तो हम सोच लेते हैं कि वो 2 एडजेसेंट सीट्स कितने तरीके से इधर चुन सकते हैं, 2 एडजेसेंट सीट्स कितने तरीके से इधर चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप सोचो, 6 - 2 + 1 कितनी बार? 2 बार, ठीक ना। और फिर वहाँ पर किसको रोटेट करा दे, इनटू 2 फैक्टर, ठीक है। ये भी बैठ गए। अब बची कितनी सीट है? 10, ठीक है। 6-4 की ग्रुपिंग कर लेते हैं, यस मारूंगा। 10 सीट 10 लोग, ठीक है, इनटू 10 फैक्टर। अच्छा 6-4 की ग्रुपिंग गलत होगी क्या? नहीं होगी, उसे भी आंसर वही है, वो यही तो वहां सिखाया था, है ना। बट जहां बंडल की फीलिंग नहीं आ रही, हम बंडल बनाएंगे क्यों? अब देखो ये दोनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। कहीं नहीं बोला कि एडजेसेंट मतलब कॉन्सेक्यूटिव चीजों को सेलेक्ट करिए, आपने चुना और सॉल्व किया,
ठीक है। इसी का एक बहुत मज़ेदार एग्जाम्पल है चेस बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब जैसे देखो इसमें कह रहा है एक चेस बोर्ड है 8x8 साइज का। चेस बोर्ड में 8 तो वर्टिकल लाइंस होंगे और 9 वर्टिकल लाइंस होंगे और 9 ही हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे, ठीक है ना। और देखो इसमें 1x1 साइज के 64 स्क्वायर्स बने हुए हैं, ठीक है ना। अब आपसे कहा कि यहाँ कितने रेक्टेंगल्स आप बना सकते हो, है ना। तो ये हम बिल्कुल स्टार्ट में ही कर चुके हैं, पैरेललोग्राम वाला एक क्वेश्चन किया था, ये वही है। आपको ये रेक्टेंगल्स बनाने के लिए 2 तो वर्टिकल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी और 2 ही हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट का आंसर आ गया अपने पास 9c2 × 9c2, है ना। तो ये हम टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैलकुलेट कर लिए। अब क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ 3 × 2 साइज। तो पहले साइज का मतलब समझो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 3 × 2 साइज, आप इस रेक्टेंगल को बोल रहे हो, ठीक है, 3 लेंथ 2 ब्रेड्थ, है ना। तो मतलब अगर इसको आपने 3 × 2 बोल दिया तो 2 × 3 पहले क्या फील होगा, 2 × 3 ये फील, आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि इधर वाले को क्या सोच रहे हैं, इधर वाले को क्या, और एक बार डिसाइड कर लिया तो उसी को फॉलो करोगे, आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो चलो हमने डिसाइड कर लिया क्या कि इधर वाला लेंथ, मतलब इसको ऐसे क्या ढूंढेंगे हॉरिजॉन्टली, और दूसरे वाले को वर्टिकल, बड़ा छोटा डजंट मैटर, ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ, आपको कौन चाहिए, ये चाहिए, क्लैरिटी, ठीक है ना। तो अब इसको देखो हम कैसे टैकल करते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें 4 तो लगातार वर्टिकल लाइंस की जरूरत पड़ेगी और 3 लगातार हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत पड़ेगी। अगर हम ये एक साथ उठा लिए तो वो रेक्टेंगल बन जाना है, ठीक है ना। तो अब यहां पर सोचो, तो अपने पास वर्टिकल लाइंस कितने हैं, 9। तो 9 - 4 + 1 इंटू 9 - 3 + 1, है ना। तो अगर सोचा जाए तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये अगर दिमाग लगाओ तो ये 9 - 3 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, तो 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग 6, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 7। बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब हम क्या ले रहे हैं, जिससे जोड़ हो जाए 9। तो हम चेस बोर्ड में डायरेक्ट अब यूज कर पाएंगे क्या कि भाई यहां पर आपको जो आंसर आएगा वो आंसर सीधा क्या आएगा, 3 है तो लिख दो 6, 2 है तो लिख दो 7, एंड आंसर इज 42। तो आप 42 रेक्टेंगल्स 3 × 2 साइज के यहां ढूंढ पाओगे, ठीक है। अच्छा 2 × 3 वाला ढूंढते तो सेम ही आता, बस वैल्यू पलट जाती नहीं। तो वहां से क्या आता है, यहाँ 6 × 7 है तो वहां क्या आता, 7 × 6। अब जैसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ 2 × 4 साइज, ठीक है ना। तो 2 × 4 साइज मतलब 7 × यानी कि 35, ठीक है। तो अब यहां से किसी भी साइज का रेक्टेंगल हम निकालना सीख गए, ठीक है। अब देखो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो अब स्क्वायर्स यहां सीरीज बनेगी क्योंकि वो स्क्वायर 1 × 1 साइज के हो सकते हैं, है ना। तो आप यहां बोलोगे 8 स्क्वायर, 2 × 2 साइज का, 3 × 3 साइज का 6 स्क्वायर, अप टू, अगर आप बात समझ पा रहे हो तो ये है 1 × ये है क्या है, आ गया यार, चलो कोई बात नहीं। देखो ये है अपने पास 1 × 1 साइज, ये है 2 × 2 साइज, ये है 3 × 3 साइज, ऐसे ये है 8 × 8 साइज, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास ये जो भी सीरीज आ जाएगा n × n + 1 × 6, ठीक है। अरे ध्यान दो इधर देखो, है ना। अब देखो चेस बोर्ड है तो सीरीज इजी बनी। अगर यहां सिमेट्री बिगाड़ दे, मान लो हम यहां 8 × 9 साइज का रेक्टेंगल ले लें
तो यहाँ डेटा बदल जाएगा, बट कुछ भी बदलेगा, अपने पास सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर की सिग्मा टेक्निक है, तो हम आर एक्स टर्म लिखेंगे, आर एक्स टर्म, और वो आर का क्या होगा, पॉलिनोमियल, वहां से सिग्मा से ये सम हो जाना। तो अब के बाद भले हम इसको चेस बोर्ड में सीख रहे हैं, लेकिन हम किसी भी इस तरह के स्क्वायर या रेक्टेंगल में इन चीजों को डील करना सीखें। और चेस बोर्ड के लिए सीधा सीधा हमने ये टेक्निक ही लगा ली क्या कि भाई 9 सम होना चाहिए, तो जिस भी साइज की बात हो रही है वहां से आप सोच लो, ठीक है। अब इसके अंदर और घुसते हैं कि और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो जैसे यहां पे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ ऑड साइड लेंथ, ठीक है ना। तो अब देखो, अब फिर यहां पर आओ, किसी भी रेक्टेंगल को बनाने के लिए 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, है ना। तो जरा सोचो, तो अगर आप फर्स्ट के साथ, बेसिकली यहां मैंने एक नंबरिंग डाल रखी है ना, तो जितने लाइंस ऑड नंबर पे पढ़ रहे हैं और जितने लाइंस इवन नंबर पे पढ़ रहे हैं, अब थोड़ा हम उन पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। तो जरा सोचो, तो अगर मैंने जैसे 1 को पिक किया, है ना, या चलो मान लो मैंने 2 को पिक किया, बेसिकली हम रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं, तो रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या चाह रहे हैं कि 2 तो वर्टिकल लाइन मिले, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। तो हमने 2 को पिक किया, अब ये जिस नंबर पे पढ़ रहा है वो 2 ही बात है, या तो ये ऑड है या इवन। तो अब सोचो, अगर 2 के साथ आप 6 को पिक कर रहे हो, तो इनके बीच गैप क्या हुआ, इवन हुआ। तो जो भी रेक्टेंगल का लेंथ आएगा वो यही गैप तो आएगा, बोलो, ठीक है। मतलब कितना आएगा, 4। और अगर आपने 2 के साथ 5 को पिक किया, तो जो गैप आएगा वो कितना आएगा, 3, है ना। तो आपको अगर लेंथ को ऑड रखना है, लेंथ को ऑड रखना है, तो आपको एक लाइन इवन नंबर्ड लाइन से सेलेक्ट करना होगा और एक लाइन ऑड नंबर्ड लाइन से सेलेक्ट करना होगा। तो अपने आप लेंथ क्या आ जाएगा, ऑड। और अगर लेंथ को इवन रखना है, तो या तो दोनों ऑड से पिक करिए या दोनों इवन से पिक करिए, एंड सेम इज फॉर ब्रेड्थ ऑल्सो, ठीक है ना। तो अब जरा सोचो कि आपको कह रहा है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ ऑड साइड लेंथ, है ना। तो पहले लेंथ सोचते हैं, फिर ब्रेड्थ सोच लेंगे। तो अब देखो, अपनी स्ट्रेटजी क्या होगी कि भाई 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक लाइन चुनो, और 2, 4, 6, 8 में से कोई एक लाइन चुनो। तो क्या हो जाएगा जरा देखना, तो 5C1 इंटू, अब ये आपने क्या चुन लिया, कोई भी इस तरह की 2 लाइंस, कोई भी, जितनी भी हो सकती है ना। सेम फॉर हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए फिर यहां पे वही कहानी है कि 5 तो ऑड नंबर्ड है और 4 इवन नंबर्ड है। तो हम यहां पर कर लेते हैं 5C1 इंटू, और अपना काम कब पूरा होगा, एंड पर। तो देखो, हमने वो सारे रेक्टेंगल्स बना दिए जो ऑड साइड लेंथ के होते। अब अगर इवन साइड लेंथ के करना है, तो दोनों एक बार वर्टिकल लाइन चुनते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन चुनते हैं, और फिर इनटू कर देंगे। तो दोनों वर्टिकल लाइन आपके या तो ऑड नंबर पर पड़े या फिर इवन नंबर पर पड़े। तो आप क्या करोगे, 5C2 और 4C2। अब इससे आपने क्या चुना, 2 वर्टिकल लाइन, एंड सेम फॉर हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या बोलोगे, 5C2 प्लस 4C2, ठीक है। तो अब यहां आपने इसमें नॉर्मल रूटीन क्वेश्चंस करना सीख लिया, ठीक है। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो इसमें बोल के छोड़ूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, फील करिएगा, ठीक है ना। देखो यहां पर 1x1 साइज के कितने स्क्वायर्स है, 64। सुना केयरफुली। अब मैंने कहा कि आप यहां से 2 स्क्वायर्स कितने तरीके से चुन सकते हो, 1x1 साइज के जो है उनमें से कोई भी 2 स्क्वायर
कितने तरीके से चुन सकते हो, मतलब बेसिकली वी आर कंसर्न कि इस तरह का कोई भी दो सिलेक्शन, तो आपका जवाब आएगा 64C2। ध्यान सुना, 64C2। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन डालते हैं। अब मैंने कहा या 3 स्क्वायर चुनना है, तो आपका क्या जवाब आएगा 64C3। 4 स्क्वायर चुनना है तो 64C4। ठीक है, ये सब लिखा हुआ नहीं, ध्यान से सुना। अब इसमें कैसे घुसते हैं और अंदर कह रहा है कि नहीं, कितने तरीके से दो स्क्वायर्स चुन सकते हो आप, सच दैट उन दोनों स्क्वायर का एग्जैक्टली एक साइड कॉमन हो, है ना। तो हमें क्या दिखा, देखो जैसे ये है ना, या फिर ये, ठीक है। तो हमने क्या पाया कि अगर हम कोई 1x2 साइज का रेक्टेंगल चुन ले या 2x1 साइज का रेक्टेंगल चुन ले, तो हमें 1 सच पेयर ऑफ स्क्वायर्स मिल जाएगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन बोला, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7x8 प्लस 8x7। तो हमने चुने रेक्टेंगल और हमें मिले क्या, पेयर ऑफ स्क्वायर्स। समझे क्या? हाँ, अब इसी में क्या फ्रेम होगा कि ऐसे कितने पेयर ऑफ स्क्वायर्स चुन सकते हो जिनके की एग्जैक्टली एक कॉर्नर कॉमन हो, है ना। तो वहां देखो आपको क्या फील होगा, ये या फिर ये। अब मैं नोट्स में बस ये छोड़ूंगा, अब ये घर पे आप अपना सोचते रहना, ठीक है ना। अब आपने क्या पाया कि अगर हम एक 2x2 का स्क्वायर चुनेंगे तो हमें 2 सच पेयर मिलना है जिनका एग्जैक्टली एक वर्टेक्स कॉमन हो। तो व्हाट विल बी द आंसर, तो 2x2 साइज का स्क्वायर हो गया 49 इंटू 2, 49 इंटू 2, एक सिलेक्शन से 2 मिल रहा है, ठीक है। अब इसको और थोड़ा मजेदार बनाते हैं। मैंने कहा क्या कि 1x1 साइज के आप 3 स्क्वायर्स चुनना चाह रहे हो, कितने तरीके से आप ये काम कर सकते हो सच दैट कि तीनों स्क्वायर्स ऐसे हो कि कोई भी दो स्क्वायर किसी सेम रो या सेम कॉलम में ना लाई करे। नन ऑफ द स्क्वायर लाइज इन सेम रो और सेम कॉलम ऑफ द चेस बोर्ड। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, रुको ना, बोलो ना, या चलो सोचो। अब सुनो, किसी को थॉट आ रहा है तो बोलो, बोलो। हाँ, कुछ भी वो केवल उतना ही थोड़े ना आएगा। सोचो, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 सच सिलेक्शन दिखाता हूँ पहले, फिर दिमाग चमकेगा। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिया, ठीक है ना, तो फिर ये लिया तो यहाँ पर ये लिया, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर ये लिया, है ना, ठीक है। अब चलो देखो मैं इसको कैसे करूंगा। मैंने क्या किया, 64 में से कोई भी एक चुन लिया, ठीक है। रुको अभी बोलो मत, बोलो। तो 64 में से कोई भी एक चुना, है ना, 64C1 से। तो जो चुना उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम सब उड़ा दो, है ना। तो हुआ क्या, अब आगे के सिलेक्शन के लिए कितने बचे हैं, तो देखो, रुको बोलो मत। तो 64 में से देखो आपने ये 8 उड़ा दिए और 7 मतलब 15 उड़ा दिए। तो अगले सिलेक्शन के लिए 49, बोलो। तो अब आपने 49C1 लगा दिया। तो 49C1 लगाया, तो जैसे ही 49C1 लगाया तो ये और ये जा चुका है ना। तो अब 49C1 लगाया तो ये और ये जा चुका है। तो फिर आगे कितने बचे हैं सोचो। हाँ, 13 और हटेंगे, 13 और हटेंगे, 36। तो आपने 36C1 से चुन लिया एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। टुकड़े कर दिए तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। हमारी बात सुनो, है ना।
कितने लोगों को टुकड़े का थॉट है ना? हाँ हाँ, नहीं और कोई मेथड है ही नहीं, वो स्क्वायर वाला ही सोचा था नहीं होगा ना। सोचो ना, ये तो रैंडम कहीं भी 3 हो सकते हैं, है ना? तो देखो है क्या, हम टूल से अगर इक्विप्ड हो गए और करेक्ट तरीके से इक्विप्ड हुए हैं तो कितना भी उलझाएगा सोच सकते हैं। अरे बात समझ में? फाइल इसका आंसर क्या आता? इसका आंसर आता 64C1 इंटू 49C1 इंटू 36C1 डिवाइडेड बाई 3, है ना? तो जैसे ट्रिकी सिनेरियो में आओगे ना, तो ये जो स्लोगन 2 दिए है ना, खिचड़ी और टुकड़े, बहुत काम की चीज, तुरंत पकड़ में आता है कि नहीं, यहां तो गलत सोच रहा है, ये सही करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, लेकिन कई बार हमें जानबूझ के वो गलती करनी पड़ रही है, सही आंसर लाने के लिए हमें जानबूझ के वो गलती करनी पड़ रही है, ठीक है? चलो अब इसमें कॉन्फिडेंट सब लोग, ठीक है? अब ये मैंने आपको एक रफ, अब चाहो तो आप घर जाके ये सब जो मैंने बातें बोली आप लिख लेना, ठीक है ना? इसीलिए मैं यहां पे ये छोड़ रहा हूं, ये ब्लू से जो किया, ये रेड से जो किया, ये छोड़ रहा हूं कि अपने हिसाब से आप इसको रिकलेक्ट कर लेना, ठीक है ना? और अब हम चेस बोर्ड पे सोचने लायक हो गए, है ना? अब चलो, अब अभी तक तो हम लगातार चीजों को चुनने की कोशिश कर रहे थे, है ना? अब हम नॉन लगातार चीजों को चुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? कि मतलब मान लो आपको मैं बोलूं कि 100 नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 100 तक, और हमें उनमें से 7 नेचुरल नंबर्स को चुनना है, सच दैट अगर 1 चुन लिया है तो 2 नहीं आ सकता, अगर 3 चुन लिया है तो ना 2 आएगा ना 4 आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि हम 7 नॉन लगातार चीजें चुन रहे हैं, ठीक है ना? तो अब देखो, जैसे मैंने आपको कहा, इन हाउ मेनी वेज अ ट्रेन कैन स्टॉप एट 3 स्टेशंस आउट ऑफ 9 स्टेशंस इन अ रो। तो एक ट्रेन 9 स्टेशंस में से 3 पर कितने तरीके से रुकेगी? इट इज एज सिंपल एज कि आपने कोई भी 3 स्टेशन चुन लिए, वहां ट्रेन को रुका दो, ठीक है ना? और चुनेंगे कि अरेंज करेंगे? चुनेंगे, क्योंकि ट्रेन तो एक ऑर्डर में आ रही है ना, ठीक है ना? अब यहां इसने क्या किया कि नहीं, इन हाउ मेनी वेज अ ट्रेन कैन स्टॉप एट 3 स्टेशंस आउट ऑफ 9 स्टेशंस इन अ रो, नो 2 ऑफ विच आर कॉन्सेक्यूटिव, है ना? तो अब जरा देखो यहां पर S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9। अब तुरंत अपने दिमाग में एक थॉट आता है कि ठीक है, 9C3 में से अनवांटेड चीजों को हटा देते हैं, तो ठीक है, इसको मैं फर्स्ट मेथड बोलता हूं, और हम इसमें क्या करेंगे, 9C3 जो टोटल वेज है उनमें से अनवांटेड चीजों को हटाएंगे, है ना? तो अब इसमें अनवांटेड चीजें क्या हो सकती हैं? सोचो कि कोई भी 3 लगातार स्टॉपेज को हटा दो, नहीं तो कोई भी 3 लगातार स्टॉपेज को हटा दो तो 9 माइनस 3 प्लस 1, है ना? 3 कॉन्सेक्यूटिव स्टेशंस, 3 कॉन्सेक्यूटिव स्टेशंस, ठीक है ना? अब इसमें से और कौन सा तरीका हटाना पड़ेगा? जब 2 लगातार हो और 1 अलग हो, है ना? तो 2 लगातार हो और 1 अलग हो, तो अब देखो आपको यहां इसके 2 तरह का नेचर होगा। एक सोचो, अगर हम S6, S7 को चुनते हैं तो फर्दर एक और स्टेशन को चुनने के लिए ना S5 अवेलेबल है ना S8, लेकिन वही अगर हम S1, S2 को चुनते हैं तो S3 छूट जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि हम पहले कॉर्नर कॉन्सेक्यूटिव को सोचेंगे, फिर इंटरमीडिएट कॉन्सेक्यूटिव को सोचेंगे, ठीक है ना? तो कॉर्नर कॉन्सेक्यूटिव कितने तरीके से आप चुन सकते हो? 2। तो बेसिकली इसको हम क्या बोल रहे हैं? 2 कॉर्नर कॉन्सेक्यूटिव स्टेशंस, 2 कॉर्नर कॉन्सेक्यूटिव स्टेशंस, है ना? अच्छा, जैसे ही हमने कॉर्नर कॉन्सेक्यूटिव स्टेशन चुना, ठीक है ना, तो फर्दर अपने पास, अपने को टोटल अभी 3 स्टेशन चुने थे, हमने चुने कितने? 2, है ना? तो अब अभी फर्दर एक और स्टेशन चुनेंगे, है ना? तो रिमेनिंग ऑप्शंस कितने बचे? 6। अगर S1, S2 को चुने तो S3 छूट गया है, और अगर S8, S9 को चुने तो S7 छूट गया है।
तो आप यहां से क्या कह रहे हो 6C1 है ना, 2 कॉर्नर कॉन्सेक्यूटिव एंड 1 रिमेनिंग। अब इसमें से एक और चीज घटाते हैं, जब 2 इंटरमीडिएट कॉन्सेक्यूटिव हो तो इंटरमीडिएट कॉन्सेक्यूटिव के लिए एलिजिबल S2 से S8 है, S2 से S8 कितनी चीजें 7। तो अब इंटरमीडिएट कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या हो जाएगा 7 - 2 + 1 2 इंटरमीडिएट कॉन्सेक्यूटिव स्टेशंस, 2 इंटरमीडिएट कॉन्सेक्यूटिव स्टेशंस एंड इनटू, अब क्या, अब सोचो अगर हम S6 S7 चुने हैं तो फिर S5 S8 छूटा हुआ है ना, तो बेसिकली 4 छूट गए। कहीं भी इंटरमीडिएट कॉन्सेक्यूटिव चुनोगे तो अगले सिलेक्शन के लिए 4 मिस हो रहे हैं, तो बच रहे कितने 5। तो आपने क्या किया 5C1, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये आंसर क्या आ रहा है, एक बार थोड़ा मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। तो ये आ गया अपने पास 9 × 8 × 7 3 × 2 और ये हो गया अपने पास 7 और ये हो गया -12 और ये हो गया अपने पास 8 में से 2 गया 6 30, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से कर लेते हैं, तो ये अपने पास कितना हो गया 84, ठीक है ना। एक बार चेक कर लो, हाँ ठीक है। और माइनस कितना हो गया 49, कितना आया 35, ठीक। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। लेकिन आप सोचो यहीं पे अगर मैं स्टेशंस कर दूं 20 और ट्रेन को रुकाना है 7 जगह पे, तो बहुत ही बेकार तरीका होगा। 2 पे तो सोच लिया, 2 क्या 3 के अलावे 4 भी हो जाए तो भी बहुत दिक्कत है ना। हाँ, बट इस मेथड से कराने के पीछे अपना पर्पस था ये क्लैरिटी कि कॉर्नर कॉन्सेक्यूटिव और इंटरमीडिएट कॉन्सेक्यूटिव का क्या सीन है, ये क्लैरिटी जरूरी है क्योंकि इसके अंदर भी घुस के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। बट अब हमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इस मेथड की एक्चुअली जरूरत नहीं है ना, अपने पास इससे बेटर मेथड आएगा। और सुनो, अब हम यहां से एक न्यू चीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कई बार यूज होगी, है ना। इसको हम बोलते हैं कि पैरेलल सेटअप फील करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, आपसे पूछा कुछ है, आप करोगे कुछ और, है ना, और फिर जस्टिफाई होगा कि अरे ये तो वही हुआ जो हमें चाहिए था, है ना। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल सेटअप बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना। धीरे धीरे हमें समझ आने लगेगा, ठीक है ना। और इनमें मोस्ट ऑफ द चीज़ें टाइप बेस्ड होती है, तो अगर उसका फील उतना अच्छा नहीं भी आ रहा है तो हमें फिर फॉर्मूला बेस्ड रहना है, ठीक है ना, उतना बड़ा नुकसान नहीं है। बट कोशिश करिए कि फील क्लियर हो, है ना। तो अब इसको करने का अपने पास कहीं बेहतर तरीका मौजूद है, सुना ध्यान से। अब इस बार मैं क्या करूंगा, मैं जिन स्टेशंस पे नहीं रुकना है उनको फोकस करूंगा, है ना। तो सोचो, अरे ध्यान दो, ऐसे कोई भी 6 स्टेशंस हैं जिन पे हमें नहीं रुकना है। 3 पे रुकना है मतलब 6 पे नहीं रुकना है। एंड दीज 6 स्टेशंस आर, इनकी नंबरिंग हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कौन सा क्या है, हाँ, बट ये क्लियर है कि ये 6 स्टेशन है जहां हमें नहीं रुकना, ठीक है ना। तो जितने स्टेशंस पे नहीं रुकना है उनको ऐसे सोच के और इनमें गैप्स बना लो। तो गैप्स बन गए कितने 7, है ना। और अब आपको जितनी जगह ट्रेन को रुकाना है उतने गैप्स आप चुन लो, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, पहले ट्रेन को कितने जगह नहीं रुकना था 9 - 3, इस पे ट्रेन को नहीं रुकना था, है ना। तो गैप कितना क्रिएट होगा +1। और अब जब ये गैप क्रिएटेड है तो जितनी जगह ट्रेन को स्टॉपेज होना है ट्रेन का, उतने गैप्स आप चुन लो। एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। इसको बोलते हैं कि हमने पैरेलल सेटअप बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा ऐसे कैसे हो रहा है। कितने लोग समझ पा रहे?
ठीक है, जो नहीं समझ रहे हो अभी समझते हैं। ठीक है, तो जरा सोचो बेसिकली। अच्छा, इसमें इसको क्लैरिटी से तभी समझ पाएंगे जबकि हमने यहां जो किया है वो वहां स्टॉपेज बता रहा हूं, है ना। तो हमने किया क्या है, सोचो, हमने कोई भी 3 क्रॉस को चुना है, कोई भी 3 क्रॉस को चुना है। अब जरा सोचो, अब जस्टिफाई कैसे होगा कि हां ये करेक्ट आंसर है। तो मेरा कोई भी 3 क्रॉस को मार्क करना 1 मोड ऑफ स्टॉपेज दे, है ना। तो चलो यहां पर मैं मान लो फॉर एग्जांपल ये तीनों क्रॉस मार्क करता हूं। तो आपको करना क्या है, जैसे ही कोई 3, सुना ध्यान से, पैरेलल थॉट नहीं रखना, जैसे ही कोई 3 क्रॉस को मैंने ऐसे ब्लू से कलर किया, तो अब आप जो ब्लैक दिख रहा है और जो ब्लू दिख रहा है ना, उनमें नंबरिंग डाल दो। ठीक है, अब जैसे ही आपने उनमें नंबरिंग डाला तो आपका ब्लू जिस जिस नंबर पे आ रहा है वहां वहां ट्रेन रुक रही है। मतलब अब जैसे आप यहां नंबरिंग करना शुरू करो, अच्छा नंबरिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ब्लैक और ब्लू, मतलब स्टेशंस और वो 3 गोले, है ना। तो देखो ये वाला आपको कौन सा मोड ऑफ स्टॉपेज दे रहा है, S1 नहीं रुकी, S2 रुकी, S3 नहीं, S4 यस, S5 नो, S6 नो, S7 यस। तो आपको ये कौन सा स्टॉपेज मिला, S2, S4, S7, एनी ऑफ देम। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने सोचा कि हम वो 3 गोले ये चुनते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ये कौन सा स्टॉपेज है, S1, फिर S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9। आ रही बात समझ में। हम कोई भी 3 जगह गोला मार दे, ये 1 मोड ऑफ स्टॉपेज दे रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां यहां यहां, है ना। तो ये क्या हो गया, S3, S5, S7। अब ये कैसे आंसर दे रहा है ना। अब इसमें 2 बातें हैं कि नंबरिंग में हम किसको पार्टिसिपेट करा रहे हैं, मतलब S को और गोले को, ठीक है ना। और आप सोचो हर हाल में 2 ब्लू के बीच मिनिमम 1 S तो होगा, 2 ब्लू के बीच मिनिमम 1 S तो होगा। तो कभी अपनी नंबरिंग लगातार नहीं हो पाई। कितने एकदम सुपर क्लियर। चलो मैं पॉज लेता हूं। अब एनीवेज मान लो किसी को लग रहा है नहीं सर उतना फील नहीं आया, कोई बात नहीं, आप इसको एज अ फॉर्मूला लर्न रखिए, ठीक है ना। ये जानबूझ के मैंने एक फिक्स पैटर्न में इसको लिखा है ना। तो अगर आप देखो यहां स्टेशंस हो जाते N और स्टॉपेज हो जाते R, तो फॉर्मूला क्या बनता, N माइनस R प्लस 1 CR। तो कभी भी आपको नॉन कॉन्सेक्यूटिव चीज़ों को चुनना है तो ये फॉर्मूला हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वेज इन विच आर नॉन कॉन्सेक्यूटिव थिंग्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम N डिफरेंट थिंग्स प्लेस्ड लीनियरली। ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया, N माइनस R प्लस 1 CR। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कह रहा है हाउ मेनी 4 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 30 माइनस 4 प्लस 1, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है ना। कह रहा है हाउ मेनी 4 नॉन कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। तो क्या हो जाएगा, C4, ठीक है ना। तो लीनियर के तो खेल खत्म। अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कह रहा है हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ डेकागन सच दैट नन ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल coincides with the sides of the decagon। ठीक है, अब इसको पहले समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे। रैंडम हम एक ऐसा पॉलीगॉन बनाते हैं, रेगुलर ये सब कुछ नहीं बोल रखा है, ठीक है ना।
जस्ट एक रफ आइडिया। और मान लो यहाँ पर A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, ऐसे यहाँ A10। ठीक है, डेकागन मतलब 10 साइड्स, है ना। तो कह रहा है हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ डेकागन सच दैट, अच्छा केवल इतना ही बोल के रुक जाता तो इट वॉज एज सिंपल एज 10C4, क्योंकि आप कोई भी 4 वर्टिसेस चुनते और उसको जोड़ देते तो आपको क्वाड्रिलेटरल बन गया था, ठीक है ना। अब लेकिन यहां क्या कह रहा है, सच दैट none of the sides of the quadrilateral coincides with the sides of the decagon, है ना। तो आप सोचो अगर आप A1 को चुनते हो तो ना A2 चुन पाओगे ना A10 चुन पाओगे। सोच के देखो क्यों, क्योंकि अगर जस्ट बगल वाला चुन लिए तो मिलाते वक्त तो उस क्वाड्रिलेटरल का साइड पॉलीगॉन के साइड से कॉमन हो जाएगा। तो इतना घुमा फिरा के आपसे क्या पूछ रहा है कि आप ये जो, नहीं सुनो, आप ये जो 10 चीजें रखी हैं ये सर्कुलरली रखी हैं और आप इन 10 सर्कुलरली रखी चीजों से 4 नॉन कॉन्सेक्यूटिव चीजें चुनना चाहते हैं, है ना। तो अब इसको कैसे टैकल करेंगे? अच्छा, टैकल करने का फॉर्मूला अपना वही है जो हमने निकाला, है ना, लेकिन यहां ये अप्लाई ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अब देखो इसको मैं कैसे अप्लाई करूंगा। तो जैसे हम क्या करते हैं, हम यहां 10C1 से कोई भी एक वर्टेक्स को चुन लेते हैं। अब मान लो हमने वर्टेक्स ये वाला चुना, तो जैसे ही चुना तो ये और ये रिजेक्ट हो गया। और अब अगर आप दिमाग लगाओ तो आपको, एक सेकंड को एक आध और बढ़ा देता हूं तो मैं वो बना के भी दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो A2 और A10 छूट गया और अब अगर आप देखो तो ये A1 चुनने की वजह से अब जो बाद बाकी चीजें बची है ना उनमें एक्सट्रीम पॉइंट्स फील हो रहे हैं, है ना। एक एक्सट्रीम A3, दूसरा एक्सट्रीम A9, तो इट विल बिहेव लाइक लीनियर। नहीं समझ आया भाई? आपने 10C1 से A1 चुन लिया और A2 A10 छूटे हुए हैं, तो अब रिमेनिंग जो बच रहा है दे आर लीनियर। और अब हम उनमें से 3 नॉन लगातार चीजें चुन लेते हैं, बोलो ना। तो वो 3 नॉन लगातार चीजें कैसे चुनोगे? तो अपने पास बचा हुआ कितना है? 7, बोलो। अब जैसे ही आप 7 - 3 + 1 C3 लगाओगे तो आपने यहां से 3 नॉन लगातार चीजें चुन ली। फॉर एग्जाम्पल आपने चुना यहां से A3, फिर चुना A5, फिर चुना A7, ठीक है ना। और आप देखो आप यहां पर क्वाड्रिलेटरल बना के तैयार हो, बोलो है ना, ठीक है। इस तरह का क्वाड्रिलेटरल सारा बन के तैयार है, ठीक है ना। लेकिन अब देखो फिर यहां पे गलती हो चुकी है, टुकड़े हो गए, है ना, ठीक है। कितने लोगों को टुकड़े का थॉट यहां आ गया? बहुत बढ़िया, है ना। तो आप देखो यहां पे एक ही सिलेक्शन को आप 4 बार गिन रहे हो, क्योंकि क्या होगा, कभी तो आप 10C1 से A1 चुन रहे हो, फिर बाकी से ये चारों, तो कभी तो ऐसा भी होगा ना इसी रोटेशन में कि कभी आप 10C1 से A3 चुनोगे और बाकी से ये 3, फिर कभी तो 10C1 से A5 चुनोगे और बाकी से 3, फिर कभी तो 10C1 से A7 चुनोगे और बाकी से 3। तो आपने क्या पाया कि आप एक ही सिलेक्शन को कितनी बार गिन रहे हो? 4 बार, है ना। तो आप जो फाइनल आंसर करोगे, ये जो कैलकुलेशन है इसके साथ अपॉन 4, और अब के बाद आप थिंग्स लीनियरली रखे हैं तो भी नॉन कॉन्सेक्यूटिव चीजें चुनना सीख गए, और थिंग्स सर्कुलरली रखी है तो भी नॉन कॉन्सेक्यूटिव चीजें चुनना सीख गए। क्लैरिटी सबको? अब ये 10 पर खेलें या 20 पर खेलें या 100 पर खेलें, बात तो एक ही है ना। अच्छा देखो, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं टुकड़ों का, लेकिन फिर ये भी देख ले रहे हैं कि एक ही चीज को
कितनी बार गिन रहे हैं। तो यहां टुकड़ा क्या किया था, चुनना था 4 और टुकड़ा कर दिया 1 और 3। तो वहां से देख लिया कि इसका साइड इफेक्ट क्या आ रहा है और वहां से सही आंसर निकाल लिया। ठीक है ना। अब देखो, जैसे मैं आपको यहां जो कह रहा हूं, क्या एक नई चीज की मैंने शुरुआत करी कि भाई पूछ कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हैं और जस्टिफाई कर दे रहे हैं कि ये वही तो हुआ है ना। और वो मिसलेनियस वाली जो क्लास होगी जिसमें अलग अलग चीजें कराऊंगा, उसमें फिर आपको 1-2 और बढ़िया चीजें दिखाऊंगा कि देखो यहां ऐसे कर लिया और हो गया। ठीक है ना। अब जो देखो कुछ एक बेसिक एग्जांपल्स और इसमें कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 3 नंबर्स इन एपी कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब इसमें अगर सोचने को कहा जाए तो अपने दिमाग में आता है क्या कि ठीक है, वो जो 3 नंबर्स चुनने हैं एपी में, उनके या तो कॉमन डिफरेंस 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए, गिनते जाएंगे और सीरीज बन जाएगी, जोड़ लेंगे। एक मेथड ये। ठीक है ना। अब देखो, इसको पैरेलल सेटअप से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? तो आप सोचो, मान लेते हैं वो 3 नंबर्स एपी में है, तो हमें क्या पता है 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होगा और नंबर्स अपने क्या है 1 2 3 4 अप टू 30। अब हमें 3 नंबर्स एपी में चुनने कह रहा है। हम क्या करेंगे, इनमें से 2 ऐसे नंबर्स चुनेंगे जिनका जोड़ इवन हो जाए, है ना। तो जैसे ही हमने 2 ऐसे नंबर्स चुने जिनका जोड़ इवन हो गया, तो तीसरा तो खुद ब खुद आएगा। वो काउंटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा कोई भी 2 नंबर चुनो जिसका जोड़ इवन हो। तो मान लो हमने चुना 3 और 13, तो A को बोल दिया 3, C को बोल दिया 13, है ना। तो B क्या आ गया, कैलकुलेट होके आ गया 3 + 13/2, यानी क्या आ गया 8। और आपने वो कौन से 3 नंबर चुन लिए, 3, 8 एंड 13। तो ऑटोमेटिकली सारे एपीज निकल के आ जाएंगे, है ना। अच्छा, सारे एपी नहीं गिनने, 3 नंबर्स इन एपी गिनना है। इसमें भी एक फर्क है, अभी समझाता हूं। तो हमने क्या करा, पैरेलल सेटअप क्या बनाया, हमें कह रहा था कि चुनो 3 नंबर जो एपी में हो। हमने क्या इसको रिड्यूस किया कि हम ऐसे 2 नंबर चुनेंगे जिनका जोड़ इवन होगा, तो तीसरा अपने आप आ जाएगा, उस पर हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहां पर सीधा ही आंसर हम क्या बोलेंगे, सीधा ही आंसर हम बोलेंगे अगर 2 नंबर्स चाहिए जिनका जोड़ इवन हो, तो या तो दोनों ऑड पकड़ो या दोनों इवन। तो आपने क्या करा, +15C2, है ना। अब देखो ये यहां आंसर हो गया। अब यहां इसने कहा था, अरे ध्यान दो, यहां इसने कहा था कि 3 नंबर्स इन एपी आप कितना चुन सकते हो। ठीक है ना। अब यहां पे आपको अगर ये पूछता कि 3 नंबर्स की एपी आप कितनी बना सकते हो, तो आंसर जस्ट डबल होता। 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स की एपी आप कितनी बना सकते हो, तो आंसर जस्ट डबल होता, क्योंकि कोई एपी जो आप ऐसे इंक्रीजिंग सोचोगे वो डिक्रीजिंग भी तो होगा। तो क्या पूछ रहा है, इसका ध्यान रखना है। यहां क्या कर रहा था, नंबर चुनने कह रहा था। सेकंड में मैंने क्या कहा, एपी चुनने। तो एपी अगर चुनने कहेगा तो ट्वाइस हो जाएगा आंसर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों। ठीक है ना। अब इसी को देखो थोड़ा और ट्रिकी करके पूछ दिया कि इन हाउ मेनी वेज 3 नंबर्स इन जेपी कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम दिस। डिट्टो सेम क्वेश्चन है। क्या होगा आप सोचो, अगर मैं कह रहा हूं कि 2 की पावर A, 2 की पावर B, 2 की पावर C आर इन जीपी, तो क्या होगा 2 की पावर 2B इक्वल्स टू 2 की पावर A इंटू 2 की पावर C। तो दिस विल इम्प्लाई 2B इक्वल्स टू सेम क्वेश्चन, है ना। जस्ट पूछने का तरीका अलग। तो यहां पर सेम आंसर हम यहां क्या कह देंगे, आंसर हो जाएगा फिर से 15C2, है ना, प्लस 15C2। ठीक है। अब देखो ये सब पैरेलल सेटअप पे खेल रहे हैं, है ना। अब जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है, कह रहा है क्या 50 फैक्टोरियल को अगर हम प्राइम एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करना शुरू करें,
तो एक टाइम आएगा जब सारे 2 के पावर इकट्ठे होंगे, सारे 3 के पावर इकट्ठे होंगे, सारे 5 के पावर इकट्ठे होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही लास्ट प्राइम जो आएगा 50 से पीछे जो भी लास्ट प्राइम है कौन होगा 47, है ना। 47 कितनी पावर में होगा 1 पावर। तो वी आर इंटरेस्टेड हियर कि 2 की पावर क्या, 3 की पावर क्या, ठीक है ना। अरे ये यहाँ क्या लिख दिया, 2 की पावर क्या, 3 की पावर क्या, ठीक है, 5 की पावर क्या, 7 की पावर क्या, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तब देखो इसको फिर हम एक पैरेलल सेटअप से सॉल्व करते हैं, है ना। अगर हम n1 निकालना चाह रहे हैं, ध्यान सुना, तो हम इसको करेंगे क्या, GIF ऑफ 50/2 2 स्क्वायर बोले तो 4, ठीक है। ये तब तक करते जाते हैं जब तक कि ये 1 से लेस ना आ जाए, है ना। अब मैं कह रहा हूं दिस इज द आंसर, मतलब ये हो गया 25, ये हो गया 12, ये हो गया 6, यहां हो गया 3 और ये 1, ठीक है। अब इसको जस्टिफाई कैसे करें कि हाँ यही आंसर है, तो जरा देखो 50 फैक्टोरियल इज लाइक, 50 फैक्टोरियल इज लाइक कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 up to 49 into 50, ठीक है ना। तो ये जो 25 है ये आपको ये बता रहा है कि यहां पर 2 के मल्टीपल्स कितने होंगे, ठीक है ना। ये जो 12 है वो ये बता रहा है कि यहां पर 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे, है ना। तो देखो आप 2 के मल्टीपल का एक 2 इसमें गिन चुके हो, है ना। तो जब 4 के मल्टीपल यहां आपको 12 बार दिख रहे हैं, है ना, तो यहां 12 लिखने का मतलब आप यहां पर 4 के मल्टीपल का भी एक 2 गिन रहे हो। तो एक 2 तो पहले ही गिना जा चुका, है ना, दूसरा 2 यहां कवर हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 8 का मल्टीपल कितना, तो उस 8 के मल्टीपल का एक 2 फर्स्ट में गिना जा चुका है, एक 2 सेकंड में गिना जा चुका है, तीसरा 2 यहां गिनेंगे। फिर ये क्या बता रहा है 16 का मल्टीपल, तो 16 के मल्टीपल के एक 2 पीछे गिने जा चुके हैं, चौथा हमने यहां गिना। और ऐसे ही 32 का मल्टीपल जिसके एक 2 पीछे गिने जा चुके हैं, तो पांचवा हमने यहां गिना, ठीक है ना। तो अब अगर आप ये बात समझ गए हो, ठीक है ना, ये बात समझ गए हो, तो यहां पर क्या होगा, सीधा इसका आंसर आया, कितना हो गया 47। तो आप कहोगे कि 50 फैक्टोरियल में सारे 2 को जब इकट्ठा करेंगे तो टोटल 2 पर 47 पावर्स आएंगी, ठीक है ना। ऐसे ही जरा n2 देखो, तो ये आ गया 50/3, 3 स्क्वायर 50/3 इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अपने पास कितना 16 5 1, तो ये हो गया 20, ठीक है ना। फिर n3, तो 50/5 50/5 स्क्वायर, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। 10 और 2 यानी कि 12 एंड सो ऑन, ठीक है ना, जिसका चाहे निकाल सकते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ 50 फैक्टोरियल, 10 से, है ना। तो बेसिकली 50 फैक्टोरियल को जब आप पूरा मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में लिखोगे, है ना, तो उसमें लास्ट में कितने जीरोज आ रहे हैं, उसमें 2 और 5 ही तो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 2 अपने पास है 47, 5 है अपने पास 12 इनटू समथिंग समथिंग है ना।
तो जितने जीरोज आने वो तो यहीं से आए, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या हो गया, 12 जीरो लास्ट में, ठीक है ना। अब यहीं पे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ 50C24, ठीक है ना। तो 50C24 की कहानी क्या है, 50 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 26 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो अब देखो 50 की कहानी तो अपने पास क्लियर है ना। तो जरा सोचो तो 24 की कहानी देखते हैं। तो यहां पर एक कैलकुलेशन करते हैं हम 24/2, 24/4, 24/8, 24/16, कितना आ गया 12, है ना। और ये हो गया 6 + 3 + 1, है ना। तो ये आ गया कितना 22, ठीक है ना। और यहीं पे 24/5 करेंगे तो बस ये 24/5 कितने हो गए 4, ठीक है। फिर 26 की बात करो तो 26/2, 26/4, 26/8, 26/16, है ना। तो ये हो गया 13 + 6 + 3 + 1, ये आ गया 23। और 26/5 प्लस 26/25, तो ये आ गया 5 + 1 यानी कि। तो देखो सिनेरियो क्या है कि इसमें आएगा 2 की पावर कितना था 47 इंटू 5 की पावर 12 इंटू समथिंग समथिंग। इसमें आएगा 2 की पावर 22 इंटू 5 की पावर 4 इंटू समथिंग समथिंग। और उसमें आएगा 2 की पावर 23 इंटू 5 की पावर 6 इंटू समथिंग। तो नेट इफेक्ट हमें देखना होगा कि ऊपर 2 की कितनी पावर्स और 5 की कितनी पावर्स बच रही, ठीक है ना। तो 5 तो कितने 2, बोलो। अच्छा खाली 5 से डिसीजन होगा क्या, 2 भी तो कम मतलब कंट्रीब्यूट करेगा ना। तो फिर हमने क्या पाया, नीचे कितने आ रहे हैं 45, ऊपर 47, ठीक है ना। मतलब नेट इफेक्ट जो आ रहा है यहाँ क्या आ रहा है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और इंटू समथिंग, सब कट पिट जाएगा ही आगे, ठीक है ना। तो क्योंकि अल्टीमेटली 50C24 नेचुरल नंबर ही तो है, तो आपको यहाँ आंसर क्या आएगा, कितने जीरो 2 जीरो, ठीक है। अब देखो एक इसी सीक्वेंस में एक और चीज़ है ग्रिड प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये सब हम कर क्या रहे हैं कि पूछ रहा है कुछ और, कर रहे हैं कुछ और जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखो ये तो वही हुआ, ठीक है ना। तो अब देखो ग्रिड प्रॉब्लम में मान लो ये एक शहर का स्ट्रीट प्लान है या एक एरिया का, एक कॉलोनी का एक स्ट्रीट प्लान है, ठीक है ना, जिसमें ये जो ब्लैक से बने हुए दीज आर स्ट्रीट्स, ठीक है ना। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं दीज आर प्लेसेस, अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो अब कहा जा रहा है कि भाई एक प्लेस है ए जिसको हमने ओरिजिन कंसिडर कर लिया और एक प्लेस है बी जिसको हमने 10,8 कंसिडर कर लिया, ठीक है ना। और 2 और प्लेसेस हैं सी एंड डी, ठीक है ना, बीच बीच में किसी किसी कोऑर्डिनेट पर है। अब यहां क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी वेज वन कैन गो फ्रॉम ए टू बी। अब अगर केवल इतना बोल दें तो ये मीनिंगलेस बात हो गई, क्योंकि ए टू बी जाने में कोई पता चला 10-20 बार यहीं घूमे जा रहा है, नहीं समझे, है ना। तो फिर उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए आगे क्या किया, यूजिंग शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसको विजुअलाइज करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स अगर हम इधर मूव कर गए तो फिर पीछे नहीं आएंगे, है ना। तो क्या, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, कोई भी एक पाथ सोचते हैं, है ना, मतलब समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा, ठीक है ना। तो ये जो हम यहां से वहां जा रहे हैं, ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये जो कई सारे तरीके हो सकते हैं, ये जो कई सारे तरीके हो सकते हैं, इनको हमें काउंट करना है। अच्छा, इन कई सारे तरीकों में देखो, एक तरीका ये भी होगा, ऐसे आ गए फिर ऐसे चलेगा, या फिर ऐसे 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 ऐसे, यूं यूं यूं, ऐसे, है ना। तो आप ये काम कितने तरीकों से कर सकते हो। तो अब इसको देखो, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज वन कैन गो फ्रॉम ए टू बी। तो पहले इसका आंसर करते हैं। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि आपको ए से बी तक पहुंचने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स करने होंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल मूवमेंट्स करने होंगे, ठीक है ना। तो इसका फिर से एक पैरेलल सेटअप बनाते, जरा सोचना कि 10 चीजें एक जैसी हैं, सॉरी 10 चीजें एक जैसी हैं, 3 3 6 1 7 8 9 10, और 8 चीजें एक जैसी हैं, 3 3 6 2 8। और मैं कह रहा हूं कि इनका टोटल नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स ही आंसर है ना। तो अब इनका टोटल नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट क्या होगा, 18 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू, मैं कह रहा हूं ये आंसर है। तब इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये आंसर कैसे दे रहा है। तो अब आप सोचो, ये जो H और V है, ये जब अरेंज हो रहे होंगे, ठीक है ना, तो कोई भी एक अरेंजमेंट कंसीडर करो, जैसे फॉर एग्जांपल H H V V V H H H H V H V H, कितने हो गए, 2 4 2 6 2 8, है ना, और ये हो गया 3 2 5, ठीक है ना, ठीक है। ये जो हम गिन रहे हैं उसमें वन ऑफ द अरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। तो आपको ये बता रहा है एक तरीका जिससे कि आप ए से बी तक जाओ। अब मैं देखो वो तरीका बना के दिखाता हूं। देखो H 2 बार H 3 बार B 4 बार H, तो देखो 2 बार H 3 बार V 4 बार H, फिर उसके बाद VH VH, तो VH VH, ठीक है, और फिर 2 बार V 2 बार H 1 बार V, तो 2 बार V 2 बार H 1 बार V, देखो वहां पहुंच गए। और चूंकि उतने ही संख्या में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हर हाल में आपका पेन ए से स्टार्ट लेगा और बी तक पहुंचेगा। तो इसको भी हम कहते हैं कि हमने पैरेलल सेटअप बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब ये टूल की तरह अब दिमाग में सेट हो गया। अब इसमें वेरिएशंस देखो। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन का वेरिएशन है कि व्हाट इज द आंसर इफ द पर्सन गोज वाया सी। तो वर्क प्रिंसिपल, दो काम में बांट लेते हैं, ए टू सी एंड सी टू बी। तो ए टू सी में 4 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल, बोलो, और सी टू बी में 6 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल। तो जरा देखो, तो 4 हॉरिजॉन्टल 5 वर्टिकल, तो देखो 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये क्या हुआ, ए टू सी, ठीक है ना। एंड ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सी टू बी। अब सेकंड का आंसर देखो, तो सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट इज द आंसर इफ सी इज नॉट यूज, है ना। तो टोटल मतलब ये इसका आंसर हो गया 18 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब इसी क्वेश्चन को ऐसा भी तामझाम कर सकता है कि आपका पाथ ही चेंज कर दिया। अब मान लो कि यहां से ये जो रेड से मैंने हाईलाइट किया ये डिलीट हो गया, अब ये न्यू ग्रिड है, सेम क्वेश्चन है नहीं। बेसिकली अगर ये रेड पार्ट मैं यहां से मिटा दूं, अब कह रहा है कि कितने तरीके से ए टू बी जा सकते हो। तो यही तो वो तरीका हुआ जब आप
सी को यूज नहीं करते। पूछने का तरीका है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर इसी में थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, तो थर्ड पार्ट आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द आंसर इफ द पर्सन यूजेस सी और डी। तो जैसे ही और घुसा, नाइदर नॉर घुसा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन के हवाले कर दो, है ना। तो यहां पर क्या होगा, एन E1, देखो पहली बात तो यहां E1 मान लेंगे क्या, वाया सी, है ना, और E2 मान लेंगे वाया डी, सो वाया डी है ना, हाँ ठीक है, डी है ना। अब देखो तो हम यहां पर इसका आंसर क्या करेंगे, है ना, क्या होगा, तो NE1 प्लस NE2 माइनस N। अब देखो NE1 मतलब क्या हुआ, वही 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, अरे यही तो यू ऊपर हुआ है, प्लस NE2। तो NE2 का मतलब वाया डी जा रहा है, तो 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो देखो 10 फैक्टोरियल, अरे रुको कहाँ घुस रहा है, 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, या जो भी कर 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अरे ध्यान दो माइनस। अब E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब, है ना, पहले C आया फिर C से D गया, बोलो, तो C से D जाने का तो तरीका एक ही, नहीं समझ आया, हाँ, तो C से D जाने का तरीका एक ही है ना, और फिर D से B, है ना। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 1 एंड देन इंटू, चलो